सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को माघ महीने का अंतिम दिन कहते हैं। आज चांद ही चांद आसमान में नजर आता है, बिल्कुल गोर पूर्णिमा का चांद जो बन जाता है। सादर जयत आज की करते हैं शुरुआत। आज कहते हैं गैरों में कहा दम था, बस आज वही बता रहे हैं। जैन ही जैन को अपने से क्या समझता कम था। आज खबरें कुछ इस तरह की हैं। शुरुआत करते हैं पहले रविवार के दृश्य रहिए सागर में निरपक्ष श्रवण योग सागर जी के आपको एक दिन पहले भी दिखाए थे। किस तरह का भव्य प्रवेश हुआ था गुरुवार का। हजारों थे, कोई कहीं 50 नहीं थे। बस इसी पर आज विवाद दिखा रहे हैं। कोई छोटा बड़ा बता रहा है, कोई संघ में तोड़फोड़ करने की कोशिशें हो रही हैं। यह ऊपर से नहीं हो रही हैं, ये हम लोग कम बखत जो भक्त नाम बन जाता ना, उसके आगे कम और जोड़ दो, बस वही करते हैं हम लोग। हम ही सेंध लगाते हैं, हम ही कहते हैं पैर काटने की तैयारी करते हैं। कितना भव्य प्रवेश था और कितनी अच्छी बात थी। गुरुवार के ऐसे प्रवेश देखकर ही अपने आप स्वतः याद आ जाती है। और फिर इस पोस्ट के साथ एक ऑडियो आया सोशल मीडिया पर। हमसे कई लोगों ने तो हमें भेजा है कि इसकी तहकीकात कीजिए, सही है क्या है। और ये आरोप लगाए कि संत के अंदर भेदभाव कौन कर रहा है, छोटा बड़ा कौन कर रहा है, कौन इस तरह की बातें कर रहा है। क्या उसको बाहर नहीं लाना चाहिए? क्या उसको उचित सजा नहीं देनी चाहिए? या हम लोग ही इस तरह खराब कर रहे हैं? एक इस पोस्ट ने एक कहते हैं हमारे जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ी पहचान दी, जान दी। बताया कि वास्तव में ऊपर कुछ नहीं होता है, दो को भिड़ाने में सिर्फ भक्ति कुछ काम करता है। इस वीडियो के साथ एक ऑडियो साथ में था। ऑडियो हम पूरा नहीं सुनाएंगे आपको, लेकिन यह सिर्फ यह था कि एक की लकीर को ऊंचा करने के लिए उस लकीर को लंबा मत कीजिए, दूसरे के पैर काट दीजिए। गुरुवार के संघ के अंदर भेदभाव कर दीजिए, छोटा बड़ा कर दीजिए, किसी को दिखाने के लिए किसी को दबा दीजिए। इस तरह के अनर्गल आरोप नहीं थे ये जो बात इसमें लिखी थी। पर सुना देते हैं उस ऑडियो का छोटा सा हिस्सा जो आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो अंशुल मंगलम आपको दे देगा। और ये बात भी नहीं आनी चाहिए। बेका कह रहे थे बासे का नाम है अपने श्री जी से, तो मैंने कही श्री जी तो भीड़ दिखाए वो क्योंकि भाई रेगुलर काम में लाते हैं। अपन ने भीड़ नहीं दिखाने, अपन ने क्या दिखाने हैं कि ज्यादा लोग नहीं रहे, कम कम भीड़ वाले शॉट चाहिए अपन ने। और अब जो लड़का मांगा है ना, बेजे बता रहे हैं कि अपना क्या बोलते हैं जो ये जितने जने संघ में है ना महाराज जी के छुल्लक जी, उनसे कम लोग तो आगवानी करवे पहुंचे हैं गौशाला। तो ज्यादा अपन को यही दिखाना है कि देखो सुधा सागर जी की कितनी जबरदस्त वही थी। तो सुधा सागर जी के जितने विरोधी हैं उनकी कछु नहीं हो पा रही, सहरा ही नहीं आ पा रहा उनके पास में। ठीक ऐसा कर दे। ठीक है, अब मैं समय वमय सब अंशुल बता देगा आपको। और कोशिश करना ऐसा लड़का जाए जो ऐसे पहचान में भी ना आए कि आपने करी आगवानी, ऐसा भेजना। पर काम करवा देना बिल्कुल गुप्त रूप से। सुना आपने, दो पूजनीय वंदनीय संतों के बीच में भेदभाव कौन करता है? कोई और नहीं, हम और आप करते हैं। और इस तरह की बात कहते हैं अपनी कुछ भावों को पूरा करने के लिए हम कितने गलत काम करते हैं। कहीं अरे भक्त हैं या नहीं है, इससे हमें क्या मतलब है। हमें वहां पहुंचना, बस यही हमारी भक्ति का लक्ष्य है। आज इस तरह की अगर बातें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म के ऊपर, हमारी संस्कृति और हमारे पूज्य संतों पर कहीं चोट हो रही है। कौन है इस तरह के लोग जो हमारे भक्तों के नाम पर हमारे संतों में विवाद खड़ा कर रहे हैं? प्रवेश इतना अच्छा होता है और जानबूझ के, यानी आज ऐसा लगता है कि कुछ लोग हमारे समाज में इस तरह के हैं जो किसी भी परिवेश को, किसी भी संघ को, किसी भी साधु के प्रति अच्छा बुरा करने की जैसे ताकत अपने हाथ में रखते हैं। उनको बचना होगा, उनको सामने से हटना होगा। अगर जैन समाज की एकता और संतों की वंदनीयता को, पूज्यता को बरकरार रखना है तो जैनों की आपस में लड़ाई। अब दूसरी खबर ये नजर आई, अखबारों में खूब छपी। कहते हैं जब जैनों की आपस में होती है तो कहते हैं जग ऐसाई पूरी दुनिया में होती है। पपोरा ट्रस्ट कमेटी पर FIR की तैयारी हो रही है। जिला अदालत ने आदेश दिया है पुलिस को। कोतवाली अभी उस पर कागज पहुंच गया है शाम तक, पर ये देख रहे हैं कि 1996 में उन्होंने नियम शर्तें बदल दिए, इसलिए एक प्रतिवादी जैन ने दूसरे प्रतिवादी उस ट्रस्ट की कमेटी के ऊपर एक केस कर दिया है।
अनाप शनाप दुरुपयोग किया गया है धन का, अनाप शनाप रूप से काले धन के रूप में कमाई की गई है और गलत इस्तेमाल किया गया है। और यह तक आ गया है कि वहाँ की संपत्ति को अपने पास अपने जानकारों को कम दाम पर दिया जा रहा है। इस बारे में यह जो दायर हो रहा है केस, जो चर्चा बन गया है आज, पहले भी ऐसी हवा आई थी, पहले भी को बताई थी। तो हमसे कहा गया था कि आप जब भी बात करें तो दोनों पक्षों को लेकर साथ बात करें। पर पहले हम जो अधिवक्ता है ना, हिमांशु शुक्ला जी हैं इसके अंदर, जिन्होंने इस केस को दायर किया है अपने प्रतिवादी के कहने पर, उन्होंने जो शिकायत करी उसके कहने पर। तो हिमांशु जी सुन लेते हैं पहले कि मामला क्या है, क्यों जैन समाज आज एक ट्रस्ट के पीछे अदालत के दरवाजे खटखटाकर एफआईआर करवाने को पहुंच चुका है। सुनिए जरा हिमांशु जी से वह क्या कहते हैं इसके बारे में। इसके उपरांत 1996 में ये एक संशोधित संविधान लेके आते हैं ट्रस्ट का, जिसको सब रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीबद्ध नहीं करवाते हैं, और उसी के हिसाब से अपने ट्रस्ट का संचालन करते हैं। ये अपने मनमाने ढंग से ट्रस्ट की संपत्ति का एवं ट्रस्ट के जो साधन है उनका दुरुपयोग करते हैं, और बिना किसी विधिक और बिना किसी सारभूत समर्थन के और बिना किसी सम्मति के, सर्वसम्मति के, जो कि पब्लिक ट्रस्ट है तो लोगों के जन कल्याण के लिए उसकी स्थापना हुई है, तो जन कल्याण की सहमति लिए बिना, अन्य लोगों की सम्मति लिए बिना, सहमति लिए बिना एवं पब्लिक रजिस्ट्रार के यहाँ, जो रजिस्ट्रार के यहाँ उसको पंजीबद्ध नहीं करवाया आपने, और आप उसका संचालन करते रहे, और उसी के अंतर्गत अपने 1996 के जो आपका रजिस्टर्ड नहीं हुआ था उसके अंतर्गत आप चुनाव करवाते रहे। कब का मामला है? यह मामला 1996 से लगातार चल रहा है। ये आपका पब्लिक जो आपका संविधान है वो आपने पंजीबद्ध नहीं करवाया, और उसके हिसाब से आप चला रहे हैं ट्रस्ट को। ट्रस्ट की जो संपत्तियां थी, जो ट्रस्ट के अंतर्गत दुकान थी, हमें यह भी सूचित किया गया कि अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त यारों को उसको अलॉट करते थे, और जो कलेक्टर मूल्य है उस कलेक्टर मूल्य से नीचे, जो कि निर्धारित किए गए हैं माननीय कलेक्टर द्वारा, उनसे नीचे अपनी दुकानों का आवंटन करते थे अपने जान पहचान वालों का। इस तरीके से आपने उसमें कालाबाजारी भी की है और उससे अवैध धन की कमाई भी की है। इसके पश्चात हमें प्रदीप भदौरा जी द्वारा सूचित किया गया था कि ऐसी ऐसी गतिविधियां की जा रही हैं, ऐसे ऐसे कुकर्म किए जा रहे हैं इसको लेकर। उसके पश्चात हमने माननीय न्यायालय को अप्रोच किया, उनके समक्ष इस्तिगासा की, उनके समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया 156(3) में, और सारे सबूतों के साथ और सारे तथ्यों के साथ माननीय न्यायालय की शरण में गए। माननीय न्यायालय ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया कि प्रथम दृष्टया अपराध यहाँ पर घटित हुआ है, और विचारण और विवेचना की इसमें आवश्यकता है। विचारण और विवेचना के लिए उन्होंने एफआईआर करने 156(3) को हमारे इस्तिगासा को स्वीकार किया है और थाना कोतवाली को एफआईआर करने का आदेश दिया है। हुआ उसमें एक नाम है विनय सुनवाहा जी। दूसरा पक्ष सुने बगैर निर्णय मत लीजिएगा, हमने यही कहा गया हमें बार बार, इसलिए हम आपको उनसे बात की हुई, उसमें वह भी पूरी नहीं बताते, क्योंकि यह लगता है जैसे कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर हम लोगों के बीच में नाक की लड़ाई इतनी हो जाती है कि हम अपने अपने भाई को फेस नहीं कर पाते हैं। सुनिए जरा विनय जी ने क्या बताया कि उन्होंने, कहते हैं मैं तो पिछले 5 साल था पर लाभ 96 था। किस तरह करा गया केस, क्यों करा गया है, उन्होंने उनसे चर्चा करी थी। उसका एक छोटा सा अंश आपको सुना देते हैं कि गलती क्या है, निर्णय समाज करे, पर आज दिखा रहे हैं आपको। पहले भी एक बात सुनाई थी, अब दूसरी, वह संतों के बीच में लड़ाई करवाने की थी, और आज अपने ही अंदर हमारी दूसरी बात ये तैयारी है एफआईआर की। तो उनका कहना क्या है जिनके ऊपर ये एफआईआर होने वाली है, सुनिए जरा। देखिए सर, पपोरा जी का जो, पहली बात तो हम लोग अभी करंट में ही पिछले 5 साल मंत्री पद पर रहा हूँ मैं। हाँ, पूर्व में तो मैं नहीं रहा वहाँ पे। अच्छा। और 1976 में इसका रजिस्टर्ड हुआ पपोरा जी का संविधान जी, कि पदाधिकारी और नॉर्म्स क्या होंगे, पदाधिकारी के कर्तव्य क्या होंगे। इसमें 1996 में जो संशोधन हुआ, हाँ, 1976 में केवल बिना राशि की सदस्यता थी, इस पे कोई भी राशि नहीं थी किसी की। और अच्छा। कमेटी ने, उस समय की कमेटी ने केवल, तत्कालीन जो कमेटी थी उसने केवल इतना संशोधन किया था कि 5 वर्ष का सदस्य 500 रुपए की रसीद बनेगी, जमा करेंगे, और आजीवन सदस्य की 1000 रुपए की राशि रहेगी। केवल ये संशोधन हुआ उस विधान में, जो 1976 में कर्तव्य थे पदाधिकारियों के, वही कर्तव्य आज भी है, मिला लीजिए। मतलब उसमें कोई चेंज, बस यही आपने राशि में चेंज किया है, 500 रुपये और आजीवन चेंज किया बस। वो भी हाँ, समाज का जिस तरीके से समय निकल रहा था उस हिसाब से ये हुआ था कि अब कुछ राशि रखे ताकि कुछ राशि क्षेत्र के लिए दान स्वरूप भी आएगी। तो ये फिर बदल उसमें हुआ, संशोधन हुआ, बाकायदा एसडीएम को उनकी जानकारी दी गई, उसकी पावती भी हमारे पास है
इस संबंध में अनिल बड़कुल पहले भी एक केस लगा चुका, जिसका 2016 में माननीय न्यायालय श्री अरुण कुमार शर्मा डीजी के माध्यम से उसका फैसला हुआ था, जिसमें उस विधान को सही माना गया। माननीय एसडीएम ने भी विधान की जांच करी थी इनके आवेदन पे अनिल बड़कुल के, तो इनको दोषी माना गया था, वो कमेटी को सही माना गया था, विधान को सही माना गया था। और 2500 साल से विधान हाई कोर्ट में और कलेक्ट्रेट में और एसडीएम में और टीकमगढ़ कोर्ट में दर्ज है, जमा है, कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई किसी प्रकार का उसमें कोई राशि का कोई घोटाला, कोई गबन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मामला इतना है, आपस में विरोध क्यों है ये साहब विजय तोरैया वाले प्रकरण में इनके परिवार को विजय तोरैया जो मंत्री थे तत्कालीन पकोरा जी के, जी, तब प्रदीप भदौरा ने और उनके 7 लोगों ने इनको इनके घर में जाके इनकी महिलाओं को, घर को, बच्चों को मारा था, तोड़फोड़ करी थी रात्रि में, जिसका डिसीजन इनको अभी आया था, जिसमें इन्हें सजा हुई सभी लोगों को, और ये 17 दिन जेल में रहे, इनको सजा हुई और इनने फिर उसका स्टे हाईकोर्ट से लिया, तो ये अभी उस केस में स्टे के ऊपर बाहर हैं। और उसका बदला लेने के लिए हम लोगों को, सब लोगों को कहीं ना कहीं फंसाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तिरुपति बालाजी में लड्डुओं के अंदर अभक्ष, ये खबर आई थी ना, कहते हैं आवाज राज्य से, प्रदेश से, दिल्ली से लेकर विदेश से, देश में हर जगह पहुंच गई थी। संसद में भी भाव पहुंच गई थी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बात पहुंच गई थी, और अब उसके बारे में खुलासा हुआ है। क्यों दिखा रहे हैं आपको? 4 की गिरफ्तारी हुई है, उन 4 के अंदर 2 जैन हैं। जैन हो के ऐसा कलंकित काम करते हैं तो सबसे पहले पीछे से जैन नाम को हटा दीजिए, यह नहीं होना चाहिए। हम सही के साथ उस गलत को भी दिखाते हैं। जो नकाब के पीछे ऐसे चेहरे होते हैं उनके बारे में बताते हैं। इन लड्डुओं की अभक्षता में जो पकड़े गए हैं, कुछ खबर तेलुगु चैनल से आप दिखा रहे हैं। हाँ, ये तस्वीर दिख रहे हैं आप, सूरत से दिखा रहे हैं। तदाकार प्रतिमा गुरुवर की दिखा रहे हैं। ऐसी तदाकार प्रतिमाएं कई जगह लगी हैं, राजधानी से लेके जगह जगह, कई जगह तैयारी हो रही है। हमारे गुरुवर सबके दिलों में बसने वाले, उन्होंने मूलाचार से चर्या की शुरुआत करते करते समयसार की यात्रा की थी। एक वह जिन्होंने चतुर्थ काल की इस पंचम काल में याद दिला दी थी। आज वह किसी धर्म विशेष के नहीं, किसी विशेष में नहीं, पूरे विदेश देश के अंदर पूजनीय वंदनीय आज भी हैं। कहते हैं दिलों में समाये हुए हैं आज भी सबके, वे आज भी सबको जागृत करते रहते हैं। पर सिर्फ सवाल ये है, क्या पूर्वाचार्यों में कहीं ऐसी आपने तदाकार प्रतिमाएं देखी हैं? मूलाचार से समाचार का पालन करने वाले के लिए हम इस तरह की तदाकार प्रतिमा बना के, क्या हम ये आगम सम्मत हैं? एक सवाल सिर्फ जाते जाते चरण महालक्ष्मी आप तक यही छोड़ रहा है कि क्या हम गुरुवर के प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति, आदर, सम्मान के साथ करने में कहीं कुछ अतिरिक्त तो नहीं कर रहे? जिन्होंने आगम को जिया, आगम में रहे, आगम को चलाया, आगम में रहे, उनके लिए हम आगम के विरुद्ध कोई बात ना हो, बस इतना हम ध्यान रखें। गुरुवर तो सबके साथ थे, सबके साथ हैं और सदा सबके दिलों में रहेंगे। सादर जय जनीन।